वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पर आप लोग की क्या चल रही है, यूपी जीके की क्लास चल रही है और आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से बांटा गया है ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं जिनमें हम उत्तर प्रदेश का बेसिक इन्फॉर्मेशन और भौतिक संरचना दोनों ही जान चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग भौतिक विभाजन की ओर। तो भौतिक विभाजन जानने के लिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यदि हम शुरुआत से बात करें यानी कि जब उत्तरांचल राज्य नहीं बना था, उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरांचल जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। तो 2000 में अलग हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तरांचल राज्य जब अलग नहीं हुआ था तो हम उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटते थे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। फिर से सुन लीजिए, जब उत्तरांचल राज्य अलग नहीं हुआ था तब हम उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करते थे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब यदि हम मैप में देखें कि किसे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते थे, किसे हम मध्य का मैदानी क्षेत्र बोलते थे और किसे दक्षिण का पठारी क्षेत्र बोलते थे। तो देखिए, ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है, ये पूरा मैप में नहीं आ पाया है, ये आपको दिख रहा है पूरा। तो ये हमारा जो रीजन होता था ये आपको दिख रहा है, यानी कि पूरा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड ये रीजन होता था। तो ये जो रीजन है इसे हम लोग बोलते थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या बोलते थे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जबकि यहाँ से लेके ये पूरा रीजन यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो हमारा हो गया उत्तर का क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे मैं बांट देता हूँ इसको, ये तो ये हमारा क्या है, ये पूरा ये आपको दिख रहा है बीच का, इसे बोलते हैं हम लोग मध्य का मैदान। क्या बोलते हैं? मध्य का मैदान बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या होता है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये पूरा नीचे तक दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो फिर से सुन लीजिए आपको कि जब उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था तो हमने 3 भागों में विभाजित किया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र ये हो गया और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र। अब दक्षिण पठार आपने सुना होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है? मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश सीमा लगी है तो यहीं से हमारा क्या हो जाता है, पठारी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हमारा अलग हो गया। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। तो अब जब उत्तर प्रदेश अलग हो गया उत्तरांचल से तो इसका भावर तथा तराई क्षेत्र यानी कि एक नया क्षेत्र बना जिसका नाम हो गया भावर तथा तराई क्षेत्र। दूसरा हो गया गंगा यमुना का मध्य क्षेत्र और तीसरा हो गया दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन देकर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र में नहीं था। तो बोला जाएगा भावर तथा तराई क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो भावर तथा तराई क्षेत्र कब हुआ है? जब उत्तर प्रदेश उत्तरांचल से अलग हो गया है। अब भावर तथा तराई क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए, भावर तथा तराई क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि सहारनपुर वाले रीजन से लेके ये सहारनपुर रीजन आ रहा है और यहाँ पर आते 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 कुशीनगर, ये रीजन। कौन सा रीजन? ये आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन पूरा क्या हो जाएगा, हमारा भावर तथा तराई क्षेत्र हो जाएगा। हालांकि देवरिया तक है, अभी बताता हूँ मैं पूरा रीजन कहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके का मान लीजिए भावर तथा तराई क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भावर तथा तराई क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र की यदि हम स्पेशली बात करें, स्पेशली हम बात कर रहे हैं भावर क्षेत्र की, तो भावर क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। पहला पॉइंट क्या है, भावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन है। दूसरा, इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर से लेके, ये सहारनपुर आपको दिख रहा होगा, सहारनपुर से लेके कुशीनगर के परडोना क्षेत्र तक है, कुशीनगर के परडोना तक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये है पश्चिम क्षेत्र में लगभग 34 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिम क्षेत्र यानी कि यहाँ पर सहारनपुर साइड में ये लगभग 34 से 35 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। और जब ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है। क्या होती है, इसकी चौड़ाई इस प्रकार से कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, इस प्रकार से कम
होती जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है। चौथा पॉइंट, इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा हुआ है। कौन सी मिट्टी, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा। 4 पॉइंट हो गए, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी से इसका निर्माण कैसे हुआ है, देखिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर तो जो हमारी नदियां हैं वो इस साइड से आती हैं। गंगा हो गई हमारी नदी, ठीक है, यमुना नदी हो गई, इसी साइड से सारी ज़्यादातर नदियाँ आती हैं। अब जब ये नदियाँ आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, अपने साथ क्या लाती हैं ये लोग, तो अपने साथ मिट्टी भी लाती हैं, कंकड़ भी लाती हैं, और इसी कारण इनका जो जमीन मिट्टी है वो कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा अब यदि इसमें देखा जाए तो कौन कौन से हमारे राज्य आ रहे हैं, तो देखो सॉरी राज्य नहीं, जिले आ रहे हैं। सहारनपुर आ रहा है, बिजनौर आ रहा है, लखीमपुर आ रहा है, बरेली आ रहा है, पीलीभीत, खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, भाबर क्षेत्र के। तो भाबर क्षेत्र के 5 पॉइंट याद कर लीजिए। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। दूसरा, इसका विस्तार जो है वो सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो लंबाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है, 34 से 35 किलोमीटर है। उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है। उसके बाद इसमें जो क्षेत्र में जो निर्माण है वो कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा हुआ है। तो यहाँ का जो मिट्टी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी हो जाएगी। 5वां पॉइंट, इसमें कौन कौन से हमारे जिले आ जाएंगे, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सभी आ जाएंगे। मैंने आपसे बोला था मैप को आपको डीप एनालिसिस करना है। तो ये तो हमारे बारे में हो गया किसके, भाबर क्षेत्र के बारे में। अब हम चलते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। कौन से क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र का ही विस्तार कहाँ से, सहारनपुर से लेके कहाँ तक है, देवरिया। कहाँ तक है, देवरिया तक इसका विस्तार है। सहारनपुर यहाँ से लेके ये देवरिया, इसका क्या है, विस्तार है। ये देवरिया आपको दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने गोल टिक किया है। तो ये इसका विस्तार है किसका, तराई क्षेत्र का। तो तराई क्षेत्र का पहला पॉइंट, सहारनपुर से लेके देवरिया तक इसका विस्तार है। दूसरा, इसकी जो पूर्व में चौड़ाई है वो ज़्यादा है। पूर्व में चौड़ाई इसकी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जो चौड़ाई देखिए आपको दिख रही होगी ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर है। जबकि भाबर क्षेत्र क्या थी, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा थी और इसकी पूर्व में ज़्यादा है, 80 से 90 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। क्या होता है, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। चौथा पॉइंट, इस क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्या होता है, दलदली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। जबकि उसमें कौन सी मिट्टी पाई जा रही थी, तराई में कंकरीली एवं पथरीली। तो इसमें हमारी दलदली मिट्टी ज़्यादा पाई जा रही है। अब इस क्षेत्र के यदि विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार कहाँ से है, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, ठीक है, और देखा जाए गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर के भी इसमें कुछ जिले शामिल हैं। कुशीनगर के भी इसमें कुछ जिले शामिल हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस क्षेत्र में धान एवं गन्ने की खेती की जाती है। किसकी, धान एवं गन्ने की खेती इसमें की जाती है। अब क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ की दलदली मिट्टी है। दलदली मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि इसकी जो मिट्टी है वो तराई क्षेत्र से अधिक, भाबर क्षेत्र से अधिक उपजाऊ है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इसके पॉइंट आप सुन लीजिए, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं भाबर क्षेत्र से। इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ से, सहारनपुर से लेके देवरिया तक है। जबकि भाबर क्षेत्र का सहारनपुर से कुशीनगर तक है। दूसरा, इस क्षेत्र की जो है चौड़ाई वो पूर्व में ज़्यादा है और पश्चिम में कम है। पूर्व में ज़्यादा है और पश्चिम में कम है। जबकि भाबर क्षेत्र की पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। जबकि वहाँ पर कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, इसमें वर्षा अधिक होती है जबकि भाबर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। यह अधिक उपजाऊ है जबकि वो कम उपजाऊ है। इसमें खेती की जाती है किसकी, धान एवं गन्ने की। वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में याद रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला भाबर तथा तराई क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्षेत्र के, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गंगा यमुना का
मध्य क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी नॉलेज दी है भावर क्षेत्र की, फिर उसके बाद मैंने दी है यहाँ पर तराई क्षेत्र की, और फिर उसके बाद ये सब तराई क्षेत्र के बारे में आपको दिया गया है जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य के मैदानी क्षेत्र या फिर हम बात करेंगे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो अब हम बात करेंगे मध्य के मैदानी क्षेत्र की। तो इसके पहले हम लोकेशन जानते हैं मैप में। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पर आपके लिए मैप बना रहा हूँ, रफ़ टाइप का, रफ़ डायग्राम है, ज़्यादा आप लोग वो मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रही मेरे को, चलिए यहाँ पर बनाया जा रहा है आपके लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से ये आया है उत्तर प्रदेश हमारा, यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, और थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है मेरे जैसे से। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था, हमारा उत्तराखंड था, क्या था यहाँ पर हमारा उत्तराखंड था, ठीक है। अब उत्तराखंड तो यहाँ पर अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या था, हमारा सहारनपुर था, सहारनपुर से ये देवरिया तक हमने मान लिया भावर और तराई का क्षेत्र हो गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और क्षेत्र है हमारा, ये हमने से छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको कि मध्य का मैदानी क्षेत्र, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा मध्य का मैदानी क्षेत्र, ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पूरा मध्य का मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मध्य का ये मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा मध्य का मैदानी क्षेत्र है। तो ये किस किस के बीच में है, सबसे पहला पॉइंट तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र यानी कि भावर और तराई क्षेत्र के, और नीचे से क्या हो जाएगा, ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र, इन दोनों के बीच में है। फिर से सुन लीजिए, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर और तराई के क्षेत्र के मध्य में हमारा कौन सा क्षेत्र है, मध्य का मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। अब यदि बात की जाए आगे की ओर, यानी कि इसके बारे में और नॉलेज जानी जाए, तो इसका जो निर्माण है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अब कैसे हुआ है, चलिए बात जानते हैं इसके बारे में। तो ये गंगा यहाँ से चली आ रही है, उत्तराखंड से चली आ रही है, यहीं कहीं से यमुना चली आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी जो सहायक नदियाँ, जैसे मान लीजिए गोमती हो गई, घाघरा, सारी इसी प्रकार से चली आ रही हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जब ये आ रही हैं तो इन लोगों ने अपने क्या छोड़ा, मिट्टी छोड़ी, यानी कि कीचड़ हुई, बालू हुई, क्या हुआ, कीचड़ छोड़ा गया यहाँ पर, ठीक है, बालू छोड़ी गई, कीचड़ मिट्टी छोड़ी गई। तो ये सारी मिट्टी क्या हुई, बालू जो इकट्ठा हुई, और इसी कारण इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ, यानी कि मध्य का मैदानी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अब यदि बात की जाए इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है लगभग 80 से 300 मीटर ऊंची है। क्या है, 80 से 300 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई इस क्षेत्र की, यानी कि यहाँ बड़े बड़े लंबे वन पाए जाते हैं, लंबे वन पाए जाते हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी घास बोल सकते हो आप, 80 से 300 मीटर की, ठीक है। और यदि बात की जाए, ये एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में मुख्यतः रबी व खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। अब फिर से हम मध्य के मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई के मध्य क्षेत्र है, जिसे हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसका निर्माण किस किस से हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है, जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती, कटक आदि द्वारा। ये क्या करती हैं, अपनी जो मिट्टी छोड़ती हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, इसकी बात की जाए तो इस मैदान की जो ऊंचाई है वो लगभग 80 से 300 मीटर है, और इसका जो ढाल है, यानी कि इस प्रकार से जो ढाल आ रहा है, ये ढाल आ रहा है, वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। कहाँ पर है, दक्षिण पूरब की ओर है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण का मध्य क्षेत्र है उसका ढाल किस साइड है, तो ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। और ये एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है, और इस मैदान में मुख्यतः रबी व खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। फिर से सुन लीजिए आप, भावर तथा तराई का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद हुई मध्य के मैदान के क्षेत्र। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप उसके बारे में सुनिए। मैंने पूछा आपसे कि सबसे ज़्यादा रबी व खरीफ की फसलें किस मैदान में उगाई जाती हैं, तो किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। ऑप्शन होगा भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। सबसे अधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा मध्य क्षेत्र हो जाएगा। मध्य क्षेत्र की ढाल किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की इसकी ढाल।
इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 80 से 300 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके निकल के आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, इस जो एरिया है या ये क्षेत्र है इसको हमने दो प्रकार में बांटा है। इसकी जो संरचना है उसके आधार पर इसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, चलिए, तो पहला है हमारा बांगर क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा हमारा खादर क्षेत्र। अब यदि बांगर क्षेत्र की बात की जाए तो वह क्षेत्र जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी काप मिट्टी का जमाव है। तो कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर क्या होगा कि जो बांगर क्षेत्र है यानी कि नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर क्षेत्र। देखिए, बांगर से आप क्या कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, बांगर क्षेत्र। और इस क्षेत्र में क्या होता है, भूमि ऊंची होती है। अभी मैंने आपको बताया इसमें ढाल है, क्या है, ढाल है। तो ढाल इस प्रकार से, तो यहाँ कहीं यानी कि इस साइड बांगर क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऊंची ज़मीन है, ये भूमि क्या है, ऊंची है। ठीक है, अब यदि बात की जाए इसकी उर्वरा शक्ति खादर की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, खादर की अपेक्षा इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो 3 पॉइंट बांगर क्षेत्र से, जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता उसे बांगर क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में भूमि ऊंची होती है और इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो खादर की अपेक्षा कम होती है। अब यदि खादर क्षेत्र की बात की जाए तो इसका उल्टा कर दीजिए। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा द्वारा होता है। किसके द्वारा, नई जलोढ़ मृदा, यानी कि जो नई मृदा आई है किसके द्वारा, जो जल से आई है उसके द्वारा होता है। ये क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है, जबकि वहाँ पर क्या होता था, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा था, यहाँ पर बाढ़ द्वारा ये क्षेत्र प्रतिवर्ष प्रभावित हो रहा है। अच्छा, वो क्या था, खादर क्षेत्र कम उपजाऊ, बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ था और खादर क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। खादर क्षेत्र की जो नदियां हैं वो बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र की नदियां बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन था बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भावर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या था आपका, खादर क्षेत्र इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो यहाँ पर आपका दो चीज़ें निपट गई हैं, पहला भावर तथा तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र या गंगा यमुना का मध्य मैदानी क्षेत्र। अब चलते हैं लास्ट यानी कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र पर, इसकी हम बात करते हैं। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसे हम लोग बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं इलाहाबाद और करछाना तहसील, मिर्ज़ापुर जिले का गंगा दक्षिणी भाग तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील सम्मिलित है। तो अब ये मैंने आपको तहसील डाली है, ठीक है, कुछ दक्षिणी भाग डाला है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में किस जिले की तहसील सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है चंदौली जिले की तहसील सीमित है। आपसे पूछा गया है कि किस जिले का दक्षिणी भाग दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है, तो मिर्ज़ापुर जिले का गंगा दक्षिणी भाग आता है। ठीक है, अब पूछा गया है क्या इलाहाबाद दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है, तो जी हाँ, इलाहाबाद का जो इलाहाबाद है जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र से। अब दक्षिण के पठारी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने क्या बोला है कि मध्य प्रदेश हमारा पठारी क्षेत्र क्या होता है, शुरू होता है। तो आप जब झांसी से, क्या झांसी जो लास्ट पॉइंट है तो ललितपुर, लेकिन आप झांसी से बढ़ोगे मध्य प्रदेश के लिए, कहाँ से बढ़ोगे, झांसी से मध्य प्रदेश के लिए, बता देता हूँ मैं आपको मैप में। तो देखिए ये है झांसी। अब जब आप झांसी से मध्य प्रदेश के लिए जाओगे तो ये यहाँ पर पठारी क्षेत्र शुरू हो जाता है। देखिए झांसी से ये ललितपुर के लिए लाइन गई है, ये मध्य प्रदेश के लिए लाइन गई है। यहाँ पर आपका पड़ता है दतिया, सबसे पहले दतिया पड़ता है। तो ये दतिया आप जब इस साइड जाना स्टार्ट करोगे, झांसी से आगे चलने की स्टार्ट करोगे तो आपको दक्षिण का पठारी क्षेत्र मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका पठारी क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। और इस पठारी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से आते हैं, झांसी आता है, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, इलाहाबाद आता है। ठीक है, अब यदि बात की जाए इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम आपके बारे में बात करेंगे, तो जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का पठारी क्षेत्र, सोनभद्र ये है, मिर्ज़ापुर ये है। ठीक है, इसमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कैमूर एवं सोनाकार की पहाड़ियाँ। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, इसमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उन पहाड़ियों का नाम है कैमूर एवं सोनाकर की पहाड़ियाँ।
और इनकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि बताइए कैमूर एवं सोनाकर की जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। तो उनकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से अधिक है। ऐसा आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में था 200, 300, 400, 600। तो यहाँ पर आंसर क्या था? 600 मीटर। तो 600 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कैमूर और सोनागर की पहाड़ियाँ मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के रीजन में स्थित हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक है। अब यदि बात की जाए कैमूर और सोनागर, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी सोनाकर है। क्या है? सोनाकर सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि कैमूर और सोनाकर की ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर से अधिक है। अब कौन बड़ा है, कैमूर या सोनाकर? तो सोनाकर ये बड़ा है। ठीक है। चलिए अब यदि और बात की जाए इसमें, तो इसमें देखिए हाँ, अब कुछ नदियाँ पूछी जाती हैं। इसमें क्या क्या पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो चंबल हो गई, बेतवा हो गई, कैन हो गई, ये सब इस क्षेत्र में प्रभावित नदियाँ यानी कि इस क्षेत्र में बहती हैं। और इस क्षेत्र की यदि प्रमुख फसल की बात की जाए तो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल हो जाएगी आपकी ज्वार, चना और गेहूँ। ये इस क्षेत्र की प्रमुख फसल हो जाएगी। जबकि हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो मध्य क्षेत्र था और हमारा क्या था भाभा तथा तराई का क्षेत्र था, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस की थी। तो तराई क्षेत्र में कौन कौन सी हमारी उपयुक्त थी यानी कि फसल कौन कौन सी थी? तो धान एवं गन्ने की खेती थी। ठीक है। और यहाँ पर यदि देखा जाए दक्षिण के पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी थी? तो मुख्यतः रबी व खरीफ की फसल थी। ओके, चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो हम यहाँ पर थे कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के पठारी क्षेत्र में कैमूर एवं सोनाकर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं जिनकी ऊंचाई क्या है? 600 मीटर। मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वोच्च ऊंची क्या है? हमारी चोटी सोनाकर है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ ये हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या हैं? ज्वार, चना एवं गेहूँ हैं। तो ये था आपका एक डिटेल में विभाजन जो कि उत्तर प्रदेश का था। तो इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया है। कल मैं उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।